everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, let's start with our roundup. And April के अगर हम fourth roundup की बात करें, so when it comes to the relevant topic for the purposes of your paper, दो topic हमारे लिए यहाँ पर बहुत important है, ठीक है? One of the first topic is related to the recent verdict which was given by the Supreme Court of India while using its power given under Article 142 of the Constitution. जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे सिक्योरिटी, नेशनल हाईवे पे सिक्योरिटी और एक्सीडेंट्स को लेकर अपनी आर्टिकल 142 को पावर यूज करके टोटल 13 गाइडलाइंस वहां पर इशू करी है, 13 पॉइंट गाइडलाइंस वहां पर एक इशू करी है। तो वो क्या चीज है उसको हम समझेंगे। एंड द सेकंड टॉपिक विच वाज प्राइमरली इन न्यूज, जिसको लेकर अभी भी डिस्कशन चल रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में, दैट इज अबाउट द रीसेंट यूज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ which the Army Party is actually trying to impose on the 7 members of Rajya Sabha, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से निकलकर भाजपा में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मर्ज किया। तो डिफेक्शन एग्जैक्टली है क्या, उसका ब्रीफ आइडिया हम सब लोगों को है, बट वहां पर उस चीज का हम रिकैप भी करेंगे। अलॉन्ग विद दैट विल डिस्कस अबाउट कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कौन, डिस्क्वालिफिकेशन पे कौन अपना डिसीजन देता है, एंड एक्सेप्शंस क्या हैं, एंड एंटी डिफेक्शन लॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज तक, एंड करेंटली वहां पर किस तरीके की रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमारे लास्ट वीक से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज अबाउट क्योरिंग द कॉरिडोर्स ऑफ पेरिल। देखो, road accidents are not something which are, what should I say, a figment of imagination in our country, है ना। रोड एक्सीडेंट्स को हम इमेजिनेशन या फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं कह सकते। दिस इज वेरी मच अ रियलिटी जो हमें रोड्स पे देखने के लिए मिलती है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नेशनल हाईवेज पे भाई हम डेली बेसिस पर अपने लोकल सिटीज की रोड्स को देखते हैं, तो वहां पे भी किसी ना किसी तरीके का इंक्रोचमेंट, है ना, अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ द व्हीकल्स, ये सारी चीजें हमें नॉर्मल सिटी रोड्स पे भी देखने के लिए मिलती है। बट व्हेन द सेम थिंग हैपेंस एट नेशनल हाईवेज, अनऑथराइज्ड पार्किंग कर देना, ढाबा बन जाना या किसी भी तरीके का कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट होना जिसकी वजह से फुटपाथ पे या इस तरीके का इंक्रोचमेंट हो, एंड सब्सिक्वेंटली द पीपल हु आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन द रोड उन्हें रोड्स पर आना पड़े। ठीक, इन सब चीजों से जो एक्सीडेंट्स होते हुए चल रहे थे, एंड पॉइंट वाज दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स और द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, ये दोनों ही इन चीजों पे किसी भी तरीके का एक कॉन्क्रीट एक्शन अभी तक नहीं ले रहे थे। Neither NHAI was doing anything for the purposes of preventing these kind of accidents, nor the state governments are taking any kind of an action about the illegal encroachments or subsequent kind of a unauthorized parking over there. Check. But when a road accident takes place because of inaction of these kind of authorities, Article 21 of the Constitution of India, which talks about right to life and personal liberty of an individual, वो भी तो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है कि हाईवे पे अगर एक पर्सन अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है एंड एकदम से वो ओवरटेक करने जाए और उसे देखे कि अनऑथराइज ट्रक वहां पर पार्क हो रखा है, वहां पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्टेट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दैट, एनएचआई इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दैट, एंड सब्सिक्वेंटली आर्टिकल 21 ऑफ द पर्सन इज गेटिंग वायलेटेड ओवर देयर। And therefore, Supreme Court, in the exercise of its power under Article 142 of the Constitution, issued a 13-point directive over here to the state governments and the National Highway Authority of India for the purposes of national highway security or safety. Article 142 की अगर हम बात करें तो Article 142 of the Constitution gives a kind of an absolute power to the Supreme Court of India कि Supreme Court complete justice करने के लिए, for the purposes of complete justice, Supreme Court किसी भी तरीके के ऑर्डर को पास कर सकता है। It can pass any kind of an order for achieving the ends of justice or to achieve absolute justice in a particular case filed before it. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको आर्टिकल 142 के एक्सरसाइज का, तो कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को रिकॉग्नाइज करा एंड वहां पर डायरेक्शन दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, कि आपको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने होंगे और वहां पर एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस को इशू किया। दैट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल 142। सिमिलरली, जैसे फैमिली लॉ में अगर हम डिवोर्स की बात करते हैं, so irretrievable breakdown of the marriage is not recognized as a statutory ground for the purposes of divorce. Statutory ground की तरह वो recognize नहीं है, but irretrievable breakdown के ground पर सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर सकता है।
That is also being done by the Supreme Court of India in the exercise of its Article 142. तो आर्टिकल 142 इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन से आगे बढ़कर किसी भी ऐसे ऑर्डर को पास कर सकते हैं जो कि नेसेसरी हो फॉर अचीविंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड यहां पर भी वही हुआ। क्राइसिस की बात करें या ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर और द रूट कॉज वाज द इलीगल पार्किंग ऑफ हेवी व्हीकल्स on carriageways and unauthorized dhabas forcing pedestrians onto the high speed lanes. एंड राजस्थान और तेलंगाना में ही नवंबर 2025 में देयर वर 34 डेथ्स, जहां पर 30% ऑफ ऑल रोड फेटालिटीज वर टेकिंग प्लेस एंड 2% ऑफ इंडियाज रोड लेंथ वर प्रेजेंट इन दीज टू स्टेट्स। बट जितना वहां पर जिस तरीके के नेचर ऑफ एक्सीडेंट्स थे, फेटालिटी कॉज हो रही है, डेथ कॉज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स इट्स ओन अटेंशन एंड व्हिच वाज or the article which was used over there was Article 21, and the Supreme Court ruled that commuter safety is a positive mandate upon the state, not just a protection against unlawful taking of life. Supreme Court ने ये कहा कि Article 21 of the Constitution says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedures established by law. आर्टिकल 21 स्टेट के ऊपर सिर्फ ये मैंडेट नहीं इंपोज करता है कि आपको किसी पर्सन की लाइफ को अनलॉफुली डिप्राइव नहीं करना है, बट इट ऑल्सो इम्पोजेस अ पॉजिटिव मैंडेट ऑन यू कि आपको कम्यूटर्स की भी सेफ्टी का वहां पर ध्यान रखना होगा। And there, by the exercise of Article 142 of the Constitution, or in the exercise of Article 142 of the Constitution, the court exercised its extraordinary powers to do complete justice, directly issuing a 13-point directives to the National Highway Authority of India and State Public Works Department. स्टेट पीडब्ल्यूडीज को, जो हाईवे स्टेट हाईवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एनएचआईज को यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए। डायरेक्शन क्या थे? तो स्टेटस को किस तरीके से चल रहा था एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या मैंडेट है, देखो। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट पार्किंग। पार्किंग को अगर देखें तो स्टेटस को अभी तक ये मेंटेन होकर चलता था दैट हेवी व्हीकल्स आर पार्क्ड ऑन मेन कैरेजवेज और पेव्ड शोल्डर्स। कहीं पे भी गाड़ियां पार्क हो जाती थी, हाईवे पे भी ये चीज देखने को मिलती थी। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड दैट parking is now strictly restricted to designated bays, lay-bys and wayside amenities. आप ऐसे किसी भी XYZ पॉइंट पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। डेजिग्नेटेड बेस, ले-बाइज, ठीक है। हाईवेज पे जनरली अगर आप देखो तो हाईवे अगर जा रहा है तो सब्सिक्वेंटली कुछ कुछ जगहों पर हाईवे एक्सटेंड होता था जहां पर पार्किंग के लिए एरिया लोगों के पास अवेलेबल होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्क करना है तो आप यहां पर हाईवे पे कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, आपको डेजिग्नेटेड बेस या डेजिग्नेटेड ले बाइज पे या वे साइड एमिनिटीज जो है, रेस्ट रूम वगैरह हैं, वहां पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। हर जगह आप पार्क नहीं करोगे। नेक्स्ट थिंग वाज अबाउट कमर्शियल स्ट्रक्चर्स। कमर्शियल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स ईटरीज, ढाबास एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। स्टेटस को वहां पर ये चला आ रहा था दैट अनरेगुलेटेड ढाबास एंड ईटरीज वर प्रेजेंट विद इन द राइट ऑफ द वे ऑफ द इंडिविजुअल्स, जहां पर पेडेस्ट्रियंस भी इंक्लूडेड थे एंड द पर्संस हु आर ड्राइविंग द व्हीकल वो भी इंक्लूडेड है। इस चीज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने नया मैंडेट इशू करा है that there is a complete prohibition and district magistrates are ordered to demolish unauthorized structure. अब whether a structure is unauthorized or not, हमने जनरली देखा है कि हाईवे के जस्ट बाजू में ही हमें ढाबा और ईटरी देखने के लिए मिल जाता है, बट एक्चुअली वहां पर एक सेट रूल अप्लाई होता है कि कमर्शियल स्ट्रक्चर आप हाईवे के मिड पॉइंट से 75 मीटर के अंदर नहीं बना सकते। रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर आप हाईवे के मिड पॉइंट से लेकर 40 मीटर्स तक के अंदर नहीं बना सकते। अभी अपन उस चीज को देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन, आप इस तरीके से कहीं पे भी स्ट्रक्चर को इरेक्ट नहीं कर सकते हो एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर नाउ ऑर्डर्ड टू डिमोलिश द अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स एज वेल। सर्विलेंस की अगर हम बात करें, हाईवे पे पेट्रोल की अगर हम बात करें, so there were sporadic local police patrols which are taking place, but अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट इशू कर दिया है that dedicated round the clock highway surveillance teams are to be deployed, which will include the teams of the state police plus transport department plus NHAI as well. तो पेट्रोलिंग ऐसी नहीं है कि कभी कभार हो रही है या नहीं हो रही है, कोई उसका वो नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राउंड द क्लॉक डेडिकेटेड सर्विलेंस टीम्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए ऑन द हाईवे, ठीक है। अब हाईवे से रिलेटेड के स्पेशल रूल्स की हम बात करें तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस करी रिगार्डिंग द इमरजेंसी हब्स। So the Supreme Court stated that there should be dedicated emergency posts at toll plaza and wayside amenities as well. टोल प्लाजा पे आपके दोनों तरफ इमरजेंसी फैसिलिटीज लाइक बेसिक मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर एमिनिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए टोल प्लाजा पे।
हर जगह आप नहीं बनाएंगे। देन अबाउट द ब्लैक स्पॉट रिमीडिएशन, ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि कई बार हाईवे पे, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से अ पर्टिकुलर जोन ऑफ द हाईवे बिकम्स एक्सीडेंट प्रोन एज वेल। उन ब्लैक स्पॉट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट एक्सीडेंट प्रोन साइट्स मस्ट हैव हाई मास्ट एलईडी लाइटिंग, रेट्रो रिफ्लेक्टिव वार्निंग साइंस एंड ट्रांसवर्स बार मार्किंग्स एज वेल। तो भाई आपको प्रॉपरली लिट अप करना पड़ेगा उन सारे के सारे एक्सीडेंट प्रोन जोन्स को, ठीक है। देन कम्स अबाउट द लैंड यूज प्रोहिबिशन जोन, ठीक है। पॉइंट क्या होता है कि हाईवे का जो मिड पॉइंट होता है ना, उस मिड पॉइंट से 40 meter is actually the limitation which is applied on residential plots and 75 meter is on the commercial plots. तो इस डिस्टेंस के अंदर अगर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर है तो दैट्स काइंड ऑफ एन इलीगल थिंग एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को वहां पर ऑर्डर किए गए कि आपको उस चीज को डिमोलिश करना होगा, ठीक है। तो 45 मीटर रेजिडेंशियल एंड 75 मीटर कमर्शियल। तो हाईवे के जस्ट बाजू में जो हमें हाईवे मतलब ढाबा दिखने लगता है वो सब गलत है। 75 मीटर तक कोई भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट वहां पर लोकेट नहीं हो सकता, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू कि भाई अब ठीक है आपने ये कह दिया कि हाईवे पे आप हर जगह गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, है ना, आपको डेडिकेटेड जोन्स में ही गाड़ी पार्क करनी है, बट वो डेडिकेटेड जोन्स होंगे कितनी दूर, कितने कितने डिस्टेंस पे होंगे। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मैंडेटरी एम्बुलेंसेस, रिकवरी क्रेन्स एंड ट्रक ले बाइज शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 75 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम 75 किलोमीटर, हर 75 किलोमीटर पे, नॉट एक्सीडिंग, वहां पर आपको ये डेडिकेटेड जोन्स प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और वहां पर डेडलाइंस इशू करी है रिगार्डिंग कैमरास एंड वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, ठीक है। इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस अक्रॉस ऑल 4 and 6 लेन हाईवेज आपको बनाने होंगे, ठीक है, ताकि किसी पर्सन की रात में अगर गाड़ी खराब हो जाए और उसको कोई हेल्प ना मिल रही हो तो वो इमरजेंसी बॉक्स को यूटिलाइज कर सके वहां पर। Then track the illegal parking via GPS timestamp photographic evidence and direct integration with state police and automated e-challan system. And यहाँ पर 60 डेज की टाइमलाइन दी है इन सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हाईवे सेफ्टी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। दैट द डेडलाइन इज फ्रॉम द April 13 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। एंड एनएचएआई को एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी गई है दैट एनएचएआई मस्ट आइडेंटिफाई एंड पब्लिश ऑल एक्सीडेंट प्रोन ब्लैक स्पॉट्स प्रायर टू द मेन टेक रोल आउट। कि जब तक टेक रोल आउट होगा, टेक रोल आउट की शुरुआत के 45 दिन में एनएचआई को उन सारे ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हुए वहां पर आपका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो हाईवे सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट वर्डिक्ट अपना इशू करा बाय यूजिंग इट्स पावर गिवन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द टॉपिक ऑफ डिफेक्शन। अब हम प्राइमरली यहाँ पर आज डिफेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने पिछले 2 सेशंस में कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया। विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट व्हाट डिफेक्शन इज, बट आज हमें ये समझना है कि पॉकेट वीटो क्या एक्चुअली वहां पर स्पीकर के पास होता है या डेप्यूटी चेयरपर्सन या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के पास होता है, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेडलाइंस या क्या जजमेंट्स इशू करे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन। अब देखो डिफेक्शन यूटिलाइज कहां पर होता है। सो Anti-Defection Law was added to the Constitution by 52nd Constitution Amendment Act of 1985, wherein 10th schedule was added in the Constitution, which deals with anti-defection. Now, defection को normally समझा जाता है, defection is normally understood as changing the political party, changing the political पार्टी, जिसको हम हिंदी में दल बदल कानून या इसको फ्लोर क्रॉसिंग के कॉन्सेप्ट से भी समझा जाता है। ऑपोजिशन बेंचेस से उठकर ट्रेजरी बेंच की तरफ आ जाना। ट्रेजरी बेंच इज एक्चुअली द टर्म व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू रेफर टू द गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन से उठकर ट्रेजरी बेंच के पास आ जाना, उनका मेंबर बन जाना, इन सारी चीजों को डिफेक्शन कहा गया। अब डिफेक्शन एक प्रॉब्लमैटिक चीज क्यों है, क्योंकि देखो कोएलिशन गवर्नमेंट का अगर टाइम है, इफ देयर इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट में किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं है,
ऐसे में अगर मेंबर्स ऑफ द हाउस जो कोएलिशन पार्टी को बिलोंग करते हैं या रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो चेंज करके किसी और गवर्नमेंट में आ जाए या किसी और पार्टी में चले जाएं, so that will reduce their number, which will actually destabilize the government. Yes or no? And therefore, subsequently, defection was included or introduced in the constitution by the Rajiv Gandhi government. राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है. एंड डिफेक्शन वाज आल्सो मेड एज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल. तो जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ member of parliament, this is given under article 102 of the constitution of India. Article 102 of the constitution of India deals with defection or disqualification, and disqualification में वहां पर ये भी mentioned है that the person is disqualified if he stands so as per 10th schedule of the constitution. कि उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इफ दैट पर्सन इज अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई किया जा सकता है, 10th शेड्यूल के प्रोविजंस को अप्लाई किया जा सकता है, तो फिर इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस एज पर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट पॉइंट इज, हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी? हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी? डिसाइडिंग अथॉरिटी है कौन? कौन डिसाइड करता है कि भाई डिफेक्शन होगा या नहीं होगा? So deciding authority is actually the presiding officer of the house. Deciding authority is actually the presiding officer of the house. Presiding officer से यहां पर मतलब क्या है? तो भाई अगर किसी लोकसभा के मेंबर को अगर आपको डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई करना है, so the speaker will take the decision. एंड अगर राज्यसभा के किसी मेंबर को आपको डिस्क्वालीफाई करना है, so the chairperson or the deputy chairperson of the house will take the decision. ठीक है? Like the vice president of India actually works as the ex officio chairperson of राज्यसभा. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होते हैं राज्यसभा के केस में. अब यहाँ पे भी कैसे काम होगा? जैसे अभी राघव चड्ढा और इन सब लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया, तो अब आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द हाउस, they will submit a petition to the presiding officer of the house, and that presiding officer will take the decision. But प्रॉब्लम क्या थी कि देयर वाज नो टाइम लिमिट, देयर वाज नो टाइम लिमिट व्हिच वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए किसी भी तरीके की टाइम लिमिट गिवन नहीं थी. दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिफेक्शन के पिटीशंस को कितने टाइम पीरियड में डिसाइड करना है, देयर इज नो टाइम लिमिट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल डिसाइड whether the person is to be disqualified on the ground of defection or not. टाइम लिमिट वहां पर गिवन नहीं. एंड इसी वजह से यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के ऊपर पार्टीशन होने के भी एलिगेशंस या बायस्ड होने के भी एलिगेशंस कई बार लगते रहे. ये चीज हमने शिवसेना के स्प्लिट के टाइम पे भी देखा, एंड यही सारी चीजें अभी भी डिस्कस होना स्टार्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द आम आदमी पार्टी इशू. कि भाई अगर पार्टी वहां पर पिटीशन सबमिट कर भी दे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पिटीशन के ऊपर कोई डिसीजन लेते ही नहीं थे, बहुत महीने निकल जाते. बट फिर इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए, एंड उन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम दिया आज की डेट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टू टेक द डिसीजन. ठीक है? बट वो टाइम लिमिट भी अभी भी ब्रीच होती रहती है. बट पॉइंट इज कि डिफेक्शन और द एंटी डिफेक्शन लॉ इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड on the ground of being suppressing the individual autonomy of the member while giving supremacy to party whip. While giving supremacy to party whip.
विप को अगर आप नॉर्मल सेंस में समझो तो विप को कहा जाता है एक तरीके से हंटर या चाबुक, ठीक है। नाउ विप इज अ पोजीशन गिवन टू अ पार्टी मेंबर एंड विप इज आल्सो नोन एज द ऑर्डर ऑफ द पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जैसे अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब स्पेशल सेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज टेकिंग प्लेस ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इशूड अ व्हिप टू इट्स मेंबर्स कि हाउस में आना और इस तरीके से वोट करना है। इन सारे ऑर्डर्स को मानना मैंडेटरी होता है किसी भी पार्टी मेंबर के लिए। बट अब अगर किसी बिल को एज एन इंडिविजुअल पार्टी मेंबर वो पर्सन नहीं सपोर्ट करता हो, बट क्योंकि पार्टी ने व्हिप इशू कर दिया है, देन ही हैज टू टो द लाइन ऑफ द पार्टी ओनली, एंड फिर वो अपनी मर्जी से वहां पर डिसीजन नहीं दे सकता। सो देर इज ऑलवेज अ डिबेट विच गोज ऑन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी ऑफ द मेंबर एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्टी विप एज वेल। पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी किसी ना किसी तरीके से हैम्पर होती है, ये डिस्कशन डिफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। बट आज भी अगर हम देखें तो पार्टी की विप के ऑर्डर को मानना इज एक्चुअली बाइंडिंग ऑन द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो स्पीकर का पॉकेट वेटो सबसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ था, ठीक है। सो इशू क्या है, द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 इंट्रोड्यूस द 10th शेड्यूल टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड हॉर्स ट्रेडिंग। फ्लॉ क्या है इस लॉ में, सो द लॉ स्पेसिफाइज नो टाइम लिमिट फॉर द स्पीकर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन petition, and the consequence is that the speakers, often aligned with the party or the ruling party, delay decisions indefinitely to protect defectors and favor the government, a de facto pocket veto। कि स्पीकर कोई भी डिसीजन ना लेके एक तरीके से रूलिंग पार्टी को ही फेवर करते हैं। एंड क्योंकि टाइम लिमिट नहीं थी, बट द सुप्रीम कोर्ट गेव अप एन अल्टीमेटम इन द तेलंगाना केस, एंड द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ फाइनल 3 week डेडलाइन to the Telangana Assembly Speaker to decide pending MLA petitions threatening contempt proceedings for non-compliance। तेलंगाना में आज से एक साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, अराउंड 2 years ago, तेलंगाना में कंसिस्टेंटली डिफेक्शन के पिटिशंस पेंडिंग पड़े हुए थे। द स्पीकर वाज नॉट टेकिंग एनी एक्शन डिस्पाइट अ 3 month डेडलाइन गिवन इन वन ऑफ द केसेस। उसको भी स्पीकर फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जब मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास आया ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा 3 हफ्ते का टाइम है आपके पास to take the decision, otherwise be liable or be prepared to be held liable for contempt proceedings, ठीक है। बट डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई किस तरीके से होता है 10th शेड्यूल में। सो डिड द लेजिस्लेचर डिफेक्ट, ताकि हम उसको डिस्क्वालीफाई कर पाए। तो देखो 3 तरीके के मेंबर्स होंगे वहां पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड पार्टी मेंबर्स, ठीक है। 3 तरीके के मेंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं हाउस में, इंडिपेंडेंट, नॉमिनेटेड एंड दोज हु आर मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिफेक्शन इन दोनों सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है। So the first question which is asked is that did they voluntarily give up party membership, which can be inferred from the conduct of the person as well। और अगर हाँ, then defection is applied and the person is disqualified। Second is did they vote or abstain contrary to the party whip। क्या पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने पार्टी whip के अगेंस्ट जाकर एब्सटेन किया है या ऑपोजिट में वोट किया है। अगर आंसर है यस, देन ऑल्सो दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज पर द डिफेक्शन। थर्ड इज इंडिपेंडेंट मेंबर की बात है। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, इंडिपेंडेंट मतलब दोज इंडिविजुअल्स हु कंटेस्टेड द इलेक्शन नॉट ऑन एनी पार्टी टिकट, they are considered as independent member। So if an independent member joins a political party, then yes, the person is disqualified। And is a nominated member joining a party after 6 months? Nominated members को 6 महीने का टाइम दिया जाता है। That if a nominated member wants to join a political party, they can do so in the first 6 months of becoming a member of the house। But अगर 6 months के बाद वो अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, then they are subjected to defection and they can be disqualified। But exception exists करता है which was added by 91st amendment। Exception is that did 2/3 of the party legislators। पार्टी legislators का मतलब क्या है? Those members of the party who are members of the house। So if 2/3 party members or legislators agree to merge with another party, then no disqualification is applied on them। एंड यही अभी राघव चड्ढा ने यूज किया, बिकॉज आउट ऑफ 10, 7 वर रेडी टू मर्ज विद भाजपा। सो 2/3 पार्टी लेजिस्लेटर्स
agreed to merge with another party, वहां पर आप डिफेक्शन नहीं अप्लाई करते हो, ना तो उनके ऊपर जिन्होंने किसी और पार्टी के साथ मर्ज किया है, ना ही लेफ्ट आउट मेंबर्स के ऊपर। बट ये जो स्पीकर के डिसीजन ना लेने की पॉइंट था, इसको लेकर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल केसेस में हुआ। द फर्स्ट केस अबाउट एंटी डिफेक्शन वाज क्योतो होलुआन वर्सेस आइचिल्लू, and the Supreme Court established that the Speaker's decision under the 10th schedule are subject to judicial review for malified intent। कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये क्लियर कर दिया कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैलिफाइड इंटेंट के साथ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, then that particular thing can be subjected to judicial review as well। So this case basically established that the decision of the presiding officer of the House in case of defection petition is not immune from judicial review. It can be subjected to judicial review as well. Second was the case of Ravi S. Nayak versus Union of India, and it ruled that MP and MLA can be disqualified without formally resigning from the party if the conduct clearly shows defection। ठीक है, voluntarily giving up membership of the party का मतलब क्या था? That the person should formally resign from the political party। This was the interpretation people had कि जब तक एक पर्सन फॉर्मली रिजाइन नहीं करता पॉलिटिकल पार्टी से, तब तक डिफेक्शन उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। रवि एस नायक के केस ने इस चीज को क्लियर किया दैट सच गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पर्सन एज वेल। एंड अगर कंडक्ट में से समझ में आ रहा है कि भाई आप स्टेज पे हो, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट स्पीचेस दे रहे हो, आप ऑपोजिशन पार्टी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हो, अपनी पार्टी को आप वहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें कंडक्ट में से इन्फर की जा सकती हैं दैट यू हैव एक्चुअली वॉलंटरली रिजाइंड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। तो रवि एस नायक के केस में ये चीज क्लियर हुई। देन केम द केस ऑफ केशव माघचंद्र सिंह, wherein the Supreme Court mandates that the speakers must decide disqualification cases within 3 months, and these delays will defeat the 10th schedule। तो 3 महीने की डेडलाइन दी, बट फिर भी वहां पर स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिले करते ही हैं डिफेक्शन के पिटीशंस में। एंड वही चीज हमें पदी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में देखने के लिए मिली, wherein the Supreme Court threatens contempt for delays, urging urgent parliamentary reforms and questioning the speaker's adjudicatory role entirely। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर 10th शेड्यूल का होने का मतलब ही क्या है वहां। And therefore, certain type of reforms are also which are proposed for the purposes of this 10th schedule entire situation। कुछ रिफॉर्म्स भी प्रपोज किए जा चुके हैं, जैसे एडजुडिकेटर को लेकर अगर हम बात करें, so the current framework is that the speaker, wherein there can be an inherent political bias also, क्योंकि वो पार्टी के ही मेंबर होते हैं। So proposed reform is that an independent tribunal or election commission should take the decision with respect to defection issues। एंड ये रिकमेंडेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिया, ठीक है। दिस इज रिकमेंडेड बाय एआरसी टू एंश्योर द न्यूट्रलिटी ऑफ द ऑफिस। देन अबाउट टाइम फ्रेम, सो देयर इज नो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम गिवन इन द केस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम गिवन नहीं है, बट इस चीज को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एंड सब्सिक्वेंटली भी डिस्कशन होना स्टार्ट हुए दैट स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स मस्ट बी डन। It should be completed within the period of maximum 3 months। ठीक है। पार्टी गवर्नेंस को लेकर, so there is a top down separation of dissent। टॉप डाउन सेपरेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ विप। ये विप इशू कर दिया है तो आपको विप की ही बात माननी है। तो यहां पर 170th लॉ कमीशन ने कहा था दैट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी शुड बी एनकरेज, ताकि इंटरनल डिबेट पार्टी में बढ़ पाए, ठीक है। एंड पार्टी के विप को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको लेकर कुछ ऐसे भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जो डेवलपमेंटल और सोशल बिल्स हैं, ठीक है, इफ देयर इज अ डेवलपमेंटल और सोशल बिल इन डिस्कशन, देन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज शुड बी फ्री टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्शियंस। कि भाई चाइल्ड वेलफेयर के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, विमेन वेलफेयर के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर आपको इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पार्टीज को आपको वो डेमोक्रेसी या वो फ्रीडम देनी चाहिए that they can make their own conscience vote। बट जो क्रिटिकल मोशंस हैं वहां पर आप विप इशू कर सकते हो, that the binding whip should be restricted only to votes threatening government survival। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, मनी बिल्स हैं, यहाँ बजट है, आप यहाँ पे विप इशू कर दो, वो जरूरी है, उससे आप बैलेंस भी मेंटेन करके रख सकते हो। बट डेवलपमेंटल और सोशल बिल्स पे कम से कम आपको वहां पर एक इंडिविजुअल फ्रीडम दे देनी चाहिए।
ताकि वो कॉन्शियंस के हिसाब से वोट कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऑल इंडिया ओपन मॉक इज कमिंग अप। ठीक है, सो दिस मॉक इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 3rd of May फ्रॉम 2 to 4 p.m. अब लीगल एड स्टूडेंट्स के लिए ये मॉक एब्सोल्युटली फ्री है, एंड नॉन लीगल एड स्टूडेंट्स विल हैव टू पे a 99 rupees fees for the purposes of giving this all India open mock, and you should try it to actually check where you stand. And along with that, another all India open mock or a scholarship test, ठीक है, all India scholarship admission test is coming up. Now this is going to take place this Sunday. Timing will be from 10 a.m. to 10 p.m. only. ठीक है, and you can win up to 100% scholarship for your CLAT 2027 and 2028 preparation. ठीक है, the link for both the things will be given in the what should I say, description box, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए यही दोनों टॉपिक्स थे हमारे। आई होप टॉपिक समझ में आ गए हो, क्लियर हो गए हो। प्रॉपरली रीड करके रखना, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर। रेस्ट, just take care of yourself, just enjoy your day, and I'll see you soon, guys. All right, thank you so much everyone, thank you so much guys, thank you, thank you.